नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का रीसबमिशन पोर्टल जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन रीसबमिशन करने से पहले बहुत सारी सावधानियां रखनी है और जिसमें से जो एकदम मस्ट है वो हम आप लोगों को इसमें बताएंगे। सबसे पहला कि एफिडेविट जो देना है उसके साथ एक प्रूफ लगाना है। अगर नाम में आपका मिसमैच है तो उसके बदले में एक फॉर्मेट दिया गया कि इस फॉर्मेट में आप एफिडेविट करा के दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका नाम है, गलत ही नाम क्यों ना हो, उसका एक प्रूफ दिया जाना है। जो हमने अभी तक समझा है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। बाद बाकी आप लोग भी पढ़िए और अपने से भी समझिए कि इसका मतलब क्या है। बोला जा रहा है कि अब आप ऊपर नाम अंकित कीजिए जो कि आपके सहारा के रिकॉर्ड में है और एक रिकॉर्ड में है जो आपके आधार में है। तो आधार वाला नाम से सहारा वाला नाम मैच नहीं कर रहा है, तो आपको लिखना है कि सहारा इंडिया के बॉन्ड में मेरा ये नाम है जो कि आधार से मैच नहीं कर रहा है, और उसके प्रूफ में हम ये आईडी प्रूफ हम लगा रहे हैं, सही नाम वाला नहीं। यहाँ पे जो गलत नाम था, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो, चाहे जो लिस्ट दिया हुआ है, पैन कार्ड हो, कहीं पे भी वो नाम से कोई एक आईडी प्रूफ आपका रहना चाहिए। हमने अभी तक यही समझा है कि जो गलत नाम है उस नाम से भी कोई आईडी प्रूफ रहना चाहिए, ताकि ये प्रूफ हो सके कि हम इस आईडी के बेसिस पर सहारा में जमा कर किए थे। अब रहा बात इसमें, लोग बोलेगा कि तो हमारे पास उसका तो कुछ है नहीं। तो डिक्लेयर आप कर रहे हैं कि जो गलत नाम है उसका हम कोई एक आईडी प्रूफ लगा रहे हैं, तब ये लाइन आपको हटाना पड़ेगा कि कोई आईडी प्रूफ आपका नहीं है। गलती से टाइपिंग मिस्टेक से सहारा ने कर दिया तो क्या ये लाइन एफिडेविट का चलेगा कि नहीं चलेगा? आप जो नोटरी करेगा उससे संपर्क कर लीजिएगा या एडवोकेट से राय ले लीजिएगा। अगर हूबहू यही फॉर्मेट आपको लगाना है तो कोई एक प्रूफ आपका होना चाहिए जो कि गलत नाम से मैच करता हो, ताकि ये प्रूफ हो कि हमने वोटर आईडी के बेसिस पर सहारा में जमा किया, बाद में आधार बनाया तो इस नाम से हो गया। ये चीज आप लोग ध्यान से देखने वाली चीज है। दूसरा कि बहुत लोग मोबाइल से अपना रिसबमिशन करते हैं, या चाहे जो साइबर कैफे वाले भी हैं, तो थोड़ा सोच समझ के रीअप्लाई करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। 5-6 स्टेप इसमें भी है, जैसे कि अप्लाई करते समय हुआ था। फॉर्म जनरेट होगा, फोटो चिपकाइए, अब फिर ये अपलोड कीजिए, तो सारा प्रक्रिया वही है, तो फिर पैसा का खर्चा होना है। अब इसमें अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि एफिडेविट अटैच कीजिए और जो एक आईडी प्रूफ है वो अटैच कीजिए। तो अटैचमेंट अलग है, वहां पे लिख नहीं रहा है अटैच, 3 सिंबल दिया हुआ है। एक अटैचमेंट का अटैच हो जाएगा तो क्रॉस का ऊपर आ जाएगा, और क्रॉस इसलिए है कि आप उसको डिलीट करना चाहें। एक बार अटैच किए और आपको लगा कि नहीं गलत हो गया, तो वहां क्रॉस के का चिन्ह दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा, फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, एक आंख का निशान बनाया हुआ है। आंख का निशान का मतलब ये होता है कि आप उसको देखना चाहते हैं, अटैच किए उसको देखना है कि सही फाइल मेरा अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो आंख वाले निशान पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो दिखाएगा। और तीसरा, उसके बगल में रेड कलर के ऊपर एरो करके दिया हुआ है, ये एफिडेविट अपलोड करने में भी और आईडी प्रूफ अपलोड करने में भी। तो वहां पे आपको रेड वाला पे क्लिक करना है, तब जाके फाइनली अपलोड होगा, आप बताएगा कि सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये तीनों प्रक्रिया आप करके देख लीजिए। पहले अटैच कीजिएगा, फिर उसके आंख वाले पे क्लिक करके देख लीजिएगा कि अटैचमेंट सही हुआ कि नहीं तो आप सिलेक्ट कोई और फाइल करते हैं, कभी कभी हो जाता है कोई और, तो गलत ही सबमिट। तो एक बार देख लेना चाहिए। और तीसरा, फाइनली आप अपलोड करने पे क्लिक करिएगा तब होगा। वहां लिखा हुआ नहीं है, हालांकि ये सीआरसीएस के तरफ से लिख देना चाहिए क्लियरली, क्योंकि सब लोग उतना फैमिलियर नहीं होते हैं सारे सिंबल से कि सिंबल देख के कंप्यूटर में समझ जाएं कि ये क्या करने वाला है। जो कंप्यूटर चला रहा है या फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो तो कर ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको पता रहता है। लेकिन जब 1 करोड़ लोगों का क्लेम गया है, डिफिशियंसी मैक्सिमम में है, तो सब लोगों, कोई मोबाइल से कर रहा है, कोई अपने से कर रहा है, किसी को नहीं पता है, केवल अटैचमेंट करके फाइनली सबमिट कर देगा, तो पता चला कि अटैचमेंट गया ही नहीं, तो फिर उसका डिफिशियंसी आ जाएगा या पेमेंट नहीं होगा। तो 1-2 सावधानियां यही है कि थोड़ा संभल के करें। अभी 10,000 का हो रहा है, 25 तारीख से 20,000 तक का ले लिया जाएगा, और टोटल डिपॉजिट 20,000 आपका है तब।
अगर आपका डिपॉजिट 20,000 से बढ़ जाता है, चाहे कितना भी बॉन्ड हो, तो अभी बोला जा रहा है कि आपको बताया जाएगा कि कब से किया जाएगा, उसका डेट नहीं दिया गया। हालांकि सीआरसीएस ये देर से नियम लागू किया, ये अच्छी बात है। अगर सबसे पहला जब अप्लाई हो रहा था, अगर उस समय ही बोल देता कि 10,000 20,000 वाला क्लेम ही केवल हम लेंगे, तो दिक्कत हो जाती और इतने बड़े संख्या में वहां पे क्लेम नहीं जाता। तो संजोग अच्छा है कि अभी सीआरसीएस का दिमाग खुल रहा है कि अमाउंट वाइज करना चाहिए। तो अभी भले ही 20,000 आपका हो, आप री सबमिशन 25 तारीख से कर दीजिएगा, लेकिन इससे भुगतान 20,000 नहीं होने जा रहा है। भुगतान का अभी कैपिंग 10,000 है। डिफिशियंसी आप 20,000 तक के क्लेम का दूर कर सकते हैं 25 तारीख के बाद। अभी तो 10,000 तक का कर ही लोगों को लिया गया है। ये इसलिए लिया गया है कि मैक्सिमम लोग जिसका 10,000 20,000 तक है, उनका डिफिशियंसी दूर हो और उनको पहले पैसा मिल जाए, ताकि नंबर ऑफ अप्लीएंट जो कि एप्लीकेशन डाले हैं या कंप्लेनेंट आप बोल लीजिए, वो कम हो जाए। सरकार को प्रेशर है कि इतने लोगों का 1 करोड़ लोगों का आया है क्लेम, तो इसमें अगर हम 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख लोगों का कर देते हैं, चाहे वो पैसा 5,000 करोड़ में बंट जाए, तो ये होगा कि 30 लाख लोगों का पैसा हमने दे दिया, भले 10,000 ही दिया हो। तो नंबर ऑफ क्लेम को कम करना चाहती है, इसीलिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि क्योंकि जिसका 1 लाख रुपया है उसमें 10 डिफिशियंसी दूर करा के दे भी दिया जाए तो 90,000 उनका खड़ा रहेगा, और एक आदमी वो है ही, तो उनका क्लेम 0-0 भी नहीं हुआ, भले ही इंटरेस्ट अभी नहीं दिया जा रहा हो। लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन को कम करना चाहती है सीआरसी इस माध्यम से, जो कैपिंग किया गया है अमाउंट वाइज डिफिशियंसी हटाने का। ये रही बात पोर्टल की। अब आ जाएगी चीफ अभी जो हैं मैडम, उनका बयान कल से आया, सारा लोग बोल दिया। बयान में कुछ नहीं था, बिना मतलब वाला बात था केवल कि इंटिटी के खिलाफ चलता है। तो कौन नहीं जानता है कि इंटिटी के खिलाफ चलता है। आपने किया क्या? 138 करोड़ रुपया बांटा था सेबी ने, क्योंकि मार्केट में बॉन्ड ही नहीं था। सहारा कन्वर्जन कर चुकी थी, तो अभी बीच का रास्ता निकाला गया। सेबी अगर चाहती, बोलती कि कन्वर्जन हुआ है, भुगतान नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन कन्वर्जन हुआ है इसका बात सेबी नहीं रखी। सेबी ने कहा कि जमाकर्ता है ही नहीं, क्योंकि कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा है। तो जो सुब्रत राय ने 125-30 तक पेपर भेजा था, वो सारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का पेपर था, रियल एक्चुअल पेपर था। पेपर कैसे गया सहारा के पास? सहारा ने तो भुगतान दिखा दिया, चाहे वो कन्वर्जन करके किया हो या कैश में किया हो। ये बात सेबी को नहीं पता था, सेबी को पता था, लेकिन सेबी बीच का रास्ता नहीं, वो अपना नियम कानून से चलने वाली थी। लेकिन सारा नियम कानून उसका शिथिल हो गया जब इसमें बीच में हाथ पड़ा किसका? अमित शाह का। अगर सही में सेबी अपना नियम कानून मनवाना ही सहारा से चाहती थी, तो जब 5,000 रिलीज हो रहा था, तो क्यों नहीं सहारा बोली सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा 25,000 करोड़ था, अभी पैसा नहीं जमा हुआ, 15,000 करोड़ ही हुआ है। जब अमित शाह इसमें बीच में आ गए तो नियम खत्म। ऐसे नियम चल रहा था तो आपको 2012 में ही नियम खत्म कर देना चाहिए था। ये सारे सवाल सेबी पे भी खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेबी जो किया वो सही ही किया। जब आपका नियम 2012 में था, 2022 में कैसे खत्म हो गया कि पैसा रिलीज हो गया उसमें से, टोटल पैसा नहीं जमा होते हुए भी आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? तो जब अभी ऑब्जेक्शन नहीं किए आप, तो उस समय क्यों किए? ये तो सवाल खड़ा होता है सेबी पे ही। सब लोग जानता है कि पैसा भुगतान नहीं होके इधर से उधर हुआ, इस कंपनी से क्यूसॉप में गया, क्यूस जानते हैं, लेकिन इसका काम किसका था? सेबी का था ये प्रूफ करना। तो सेबी ने कहा कि जमाकर्ता है ही नहीं। तभी 1 करोड़ लोग जो क्लेम किए हैं कहां से आए? सब नया डिपॉजिट नहीं है, ये रियल एस्टेट हाउसिंग का ही सिस्टम से चला आ रहा है। क्यूसॉप में गया, सोसाइटी में गया और राजी है। ये अलग बात है कि सहारा अपने जाल में फंस के बर्बाद हो गई। उस समय अगर 24,000 करोड़ रुपए का रियल में भुगतान कर दिया गया रहता तो सहारा डूबती नहीं। लेकिन इनके सलाहकार जो कि तरह तरह का हथकंडा अपनाए अभी तक सुब्रत राय सहारा को बचाने के लिए और लोगों को ठगने के लिए, और माध्यम बनाए एजेंटों को, जो कि सबसे ज्यादा अभी परेशान है। जब अभी 14 तारीख को निधन हो गया है सहारा श्री का, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि फैमिली से कोई नहीं आया।
बोला जा रहा है कि नाती ने आग दिया जो कि 16 साल का है। ये क्यों हुआ? ऐसा थोड़ी है कि फ्लाइट नहीं था वहां से मैसेडोनिया से यहाँ आने के लिए। और रिपोर्ट आ रहा है मीडिया का कि इनके पास तो विदेशी नागरिकता थी ही दोनों बेटे और वाइफ के पास, तो अल्टीमेट उत्तराधिकारी तो यही हुए, वाइफ हुई, वाइफ के बाद दोनों बेटा होंगे। तो जो संपत्ति लेगा वो लायबिलिटी भी लेगा कंपनी का। एक लेटर वायरल हो रहा है कि दे दिया गया चेयरमैन का चार्ज ओपी श्रीवास्तव को। अब लेटर कितना सही है गलत है हमको नहीं पता है, लेकिन संपत्ति क्या है, इतना जल्दी कोई चार्ज नहीं लेगा। और चार्ज उत्तराधिकारी जो होता है उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। यही सब देखते हुए इनका लीगल टीम ये डिसीजन लिया होगा कि स्वप्ना राय चाहे उनके दोनों बेटे में से कोई किसी को विदेश से बुला लिया जाता है अगर इंडिया में, तो फिर वो फंस सकते हैं, पासपोर्ट तो उनका भी जब्त हो सकता है। इसीलिए इस डिस्प्यूट को नहीं पढ़ते हुए, जब जिंदा में वो लोग नहीं थे साथ में, तो मर क्या के क्या करेंगे। टीम ने सलाह दिया हुआ कि नाबालिग बच्चा है उससे आप आग दिलवा दीजिए और इन लोगों को वहीं रहने दिया जाए। बहुत मेहनत मशक्कत से पैसा के साथ इनको वहां पे सुब्रत राय ने शिफ्ट किया था। अब हो गया सुब्रत राय के फैमिली से कोई भी नहीं है और सुब्रत राय अपने चले गए। अब भुगतान कौन करेगा, इस पे लोगों का माथा पेची टेंशन हो रहा है। तो पहले ही वो बहुत, हम आपको बता चुके हैं कि रिजाइन कर चुके हैं जहां जहां पब्लिक का पैसा था। रियल एस्टेट हाउसिंग में भी बहुत लास्ट में एक जगह गलती हो गई थी इनके टीम के द्वारा जिससे वो जेल गए, नहीं तो जेल भी नहीं जाते। हम एक ऑर्डर पढ़ रहे थे अभी जो 6 करोड़ रुपया फाइन लगाया था सेबी, उसमें लिखा हुआ था कि जब डायरेक्टर और मैनेजरियल पोस्ट पे नहीं थे तो इनको इनकी जवाबदेही कैसे हुई पैसा वापस करने की चाहे जेल जाने की। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है एक जो इशू किया था ओएफसीडी जारी करने में रियल एस्टेट और हाउसिंग, उस पे इनका एज ए प्रमोटर और डायरेक्टर साइन था। तो उसी हिसाब से, और दूसरा एक तथ्य रखा सेबी कि ये इनके पास शेयर है 52% और इनके वाइफ का मिला दिया जाए और ग्रुप कंपनी का तो लगभग 90% शेयर होल्डिंग इनके पास है। तो हमने आपको बताया था कि शेयर होल्डर की कोई जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन 50% से ज्यादा आपके पास शेयर है तो सेबी का कहना है कि कंट्रोलिंग तो आपके पास है। कौन आदमी किस पोस्ट पे बैठेगा नहीं बैठेगा सारा कुछ आप ही कर रहे हैं, एज ए प्रमोटर आप साइन कर रहे हैं। तो इसी नियम के हिसाब से ये रियल एस्टेट और हाउसिंग में फंस गए, नहीं तो वहां से भी ये पल्ला झाड़ चुके थे। अभी तो सोसाइटी सब में दूर दूर तक कहीं मैनेजरियल पोस्ट पे ही लोग नहीं मिलेंगे इनके परिवार का, अब तो काम ही खत्म हो गया। तो ये चीज जितना जल्दी सहारा के जो अभी बचे हुए 5-10% लोग हैं समझ जाते हैं कि शुरू से ही जब से सहारा से भी विवाद शुरू हुआ ये अपना पल्ला लायबिलिटी क्लियर करने के अलावा सोचते रहे कि कैसे लोगों को मूर्ख बना के पैसा ठगा जाए, और ठगते आई और सफलता भी इसको मिल गया है। अभी तो बीच में सरकार ही आ गई है कि बिना ब्याज पैसा लोगों का सेटल करा रही है। इससे सहारा को लमसम 1.5 लाख करोड़ का फायदा होगा। 1 लाख करोड़ पूंजी था, पूंजी का पूंजी दिया जा रहा है और उसका ब्याज जो कि लमसम 10 से 15 साल का ब्याज जोड़ के लोगों का जमा होते आया है, उसका कुछ नहीं कहा जा रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। और जब लिक्विडेशन होगा तो वो एंटिटी वाइज चलती है। विकिपीडिया पर हम देख रहे थे कि वहां पे एक रिपोर्ट है इनकी 5000 एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब 5000 एंटिटी है, चाहे वो सोसाइटी हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, पूरा 5000 एंटिटी। और सेबी आज तक कहीं रोक नहीं लगाया है कि इनके संपत्ति पे रोक है और हम लेटर भेज रहे हैं। हमने आरटीआई में पूछा था सेबी से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कि आपने कभी रोक लगाया है, तो ऐसे ही जनरल जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का वही है। रिटेन में सेबी को एमसीओ को पता ही नहीं है कि सहारा ग्रुप में कितनी कंपनियां आएंगी जिस पे रोक लगाना है। अब ये बात किस दिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा उस दिन बवाल होगा। और जो लोग भी इसका प्रॉपर्टी खरीदे हुए हैं उनको बैक डेट से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे कि आपने गलत तरीके से रजिस्ट्री कराया। कि जब ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि इनका कोई संपत्ति नहीं बिकेगा, वो भी टोटल ग्रुप का। अब ग्रुप का मीनिंग ये समझाएंगे कोर्ट में कि ग्रुप में ये आता है ये नहीं आता है, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ग्रुप का टोटल संपत्ति नहीं बिकेगा। अब फिर उसको रिलैक्स किया गया कि बिकेगा तो सहारा से भी अकाउंट में उसका कंसीडरेशन आना चाहिए। अभी तक यही है कि सहारा का प्रॉपर्टी बिकेगा तो पैसा सहारा से भी में आएगा, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे एंटिटी इनके हैं जो कि अलग अलग नाम पे है।
उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि ये कंपनियों का संपत्ति ये बेच चुके हैं और 16 के बाद कितना बेचे, उसका पैसा कहाँ जमा किए, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। खैर ये देश का सिस्टम है, हमको काम है आप लोगों तक पहुंचा देना, यही होते रहा है। और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अब तो सुब्रत रहा है नहीं, सारा केस उनके उत्तराधिकारी पे जो भी है लोग हैं उन पे ट्रांसफर होगा। अब इससे बचने के लिए भी हो सकता है कि ओपी श्रीवास्तव को आगे खड़ा किया गया हो कि केस जितना है वो ओपी श्रीवास्तव पर लोग करे आओ, और एक्चुअल पता चलेगा कि इनका किसको हस्तांतरण हो रहा है ऑनरशिप। ये जिस दिन शेयर होल्डिंग इनका ट्रांसफर होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे कि जो इनका शेयर है हर एक कंपनी में, शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा बहुत सारे कंपनियों में है, तो मालिकाना हक ये किसको, या ओपी श्रीवास्तव को देते हैं कि या स्वप्ना राय को देते हैं। इससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये साम्राज्य किसको दिया जा रहा है। और ये इसका जानकारी हम मिनिस्ट्री में जैसे ही फॉर्म फाइल होता है शेयर ट्रांसफर का, हम तुरंत आप लोगों को दे देंगे, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट। खैर अभी के लिए इतना ही। छठ आ गया है और छठ के शुभकामनाओं के साथ हम आप ये वीडियो को समाप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हैप्पी छठ पूजा, धन्यवाद।